हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजिक्स इंटरेस्टिंग में आप सभी का पाटिल सर से स्वागत है और नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के सिस्टम ने आइसोलेटेड चार्जेस के सिस्टम ने बनाए हुए फील्ड में एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं। किस जगह का पोटेंशियल निकालेंगे? तो आज का कल हमने क्या किया था, कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज ने बनाए हुए फील्ड में कोई भी पॉइंट अगर रहा तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है ये हमने निकाला था। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, अगर Q पॉइंट चार्ज है तो Q पॉइंट चार्ज से R दूरी पे, R डिस्टेंस अपार्ट, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अगर ये क्वेश्चन किसी ने पूछा तो हम कल जो फॉर्मूला डिराइव किया है उससे हम उसको बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है V इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। यहाँ के कूलम कांस्टेंट 1/4πε0 से लिख सकते हैं। ओके, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R से। इसका डिस्कशन बहुत सारा कल किया है। आज हम थोड़ा सा सिस्टम में जा रहे हैं, आइसोलेटेड चार्जेस से बनी हुई सिस्टम में जा रहे हैं। तो अब हमारी रीडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनटू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइसोलेटेड चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज की हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां, इनटू द फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम। चार्ज्ड सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। कंसीडर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 चार्जेस। Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है और Q3 तीसरा चार्ज है। और ये तीनों चार्ज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा है, या कोई भी वर्टेक्स की ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा है। तो इसका डिस्टेंस दिया जाता है आपको, ये भी डिस्टेंस दिया जाता है, ये भी डिस्टेंस दिया जाता है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा तो तीनों साइड इक्वल होते हैं। अब हमारा पॉइंट कहां है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है ये निकालना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोले तो यहां 3 चार्जेस से बनी हुई सिस्टम है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर लिया, ये साइड L है, ये साइड L है, ये भी L लेंथ है। एंगल 60 होता है, ये 60 होता है, A 60 होता है। तो ये जो लेंथ है ना, ये कितना होता है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, ये लेंथ इक्वल होते हैं, तो इन्होंने बनाया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्होंने बनाया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्होंने बनाया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सभी की एडिशन करना है। तो बच्चों चलिए, आपको पता होगा सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जब होता है ना, उसकी लेंथ अगर निकालना है तो चलिए बच्चों,
आपको ये दिखने में थोड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से हम उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस वर्टाइसेस से कितना होता है ये हमें याद करना है। तो अगर याद नहीं रहा तो उसको निकाला कैसे जाता है। तो देखिए, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये L है, ये L/2 है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो अब बताइए ये कितना आया, ये पूरा लेंथ कितना आया, L² माइनस L²/4 होता है ना अंडर रूट में, तो √3 L/2 आया। टोटल लेंथ है इतना, मगर इस लेंथ को ये सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। तो उसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और डबल पार्ट ऊपर है तो कितना आएगा, तो ये लेंथ आई L/√3, ये भी लेंथ है L/√3, ये भी लेंथ है L/√3। यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस उसके वर्टेक्स के, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस उसके वर्टाइसेस से कितना आएगा, साइड लेंथ L हो तो L/√3 ये डिस्टेंस होता है। तो सभी चार्जेस Q1, Q2, Q3 वह L/√3 डिस्टेंस से दूर है। कहां से, सेंट्रॉइड से। तो अब चलिए हम 3 चार्ज वाला सिस्टम ले रहे हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2 और तीसरा है Q3। ये 3 चार्जेस से बनी हुई सिस्टम है और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंट्रॉइड पे फील्ड पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो अभी अभी मैंने बोला अगर ये L लेंथ का साइड लेंथ लिया हो L का, तो सभी वर्टाइसेस का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होता है L/3 L/3 है ना। तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल रहे तो बताइए इन्होंने बनाया हुआ पोटेंशियल होता है V1 = KQ1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, L/√3 है। तो इस √3 को ऊपर लेके जाते हैं तो √3 KQ1 डिवाइडेड बाय L हुआ। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली वी कैन फाइंड द electric potential at the same point due to another charges. Then V2 = KQ2 divided by L/√3। तो ये भी उतना ही आएगा ना, √3 KQ2 divided by L। तो similarly potential due to another remaining charge Q3 is given by √3 KQ3 divided by L। तो बताइए बच्चों, अब टोटल पोटेंशियल इस जगह का अगर निकालना है, सेंट्रॉइड की जगह का सभी की एडिशन कर दो। यहाँ कोई वेक्टर नाम का कोई एडिशन नहीं होता है क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो अब इन तीनों को अगर ऐड कर दे तो कॉमन कौन है उसको बाहर निकाल दो, √3 K डिवाइडेड बाय L अंदर होता है Q1 + Q2 + Q3। तो ये रहा बच्चों आइसोलेटेड चार्ज वाले सिस्टम ने बनाए हुए फील्ड पोटेंशियल के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। यहाँ हम ट्रायंगल के ऊपर प्रॉब्लम बनाया। जिस तरह हमने ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला कैसे निकाला गया, तो ये अभी जो पॉइंट चार्ज वाला जो कंसेप्ट है उसको यूज किया KQ डिवाइडेड बाय R से। इसी तरह यहाँ एक प्रॉब्लम के जैसा आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम बनाई, 3 चार्ज वाली सिस्टम थी, अभी दूसरी सिस्टम 4 चार्ज वाली सिस्टम बनेगी। तो दूसरा प्रॉब्लम ऐसा होता है अगर 4 चार्जेस हो, 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं हैविंग मैग्नीट्यूड्स Q1, Q2, Q3 and Q4. They are situated on the vertices of square. स्क्वायर के वर्टाइसेस पे वह चार्जेस बैठे हुए हैं। यह है स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है और यहाँ पे Q4 है। अब क्वेश्चन किया जाता है कैसा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ
चार्ज्ड 4 charged system. और what is the electric potential at the center of the charged square? तो स्क्वायर के वर्टिसेस पे 4 चार्जेस से बनी हुई ये सिस्टम है। तो इन चारों चार्जेस ने यहाँ कितना फील्ड बनाया तो उसको निकालना है। तो आपको पता चाहिए, अगर मैंने साइड लेंथ ये दिया, ये ए दिया, ये ए दिया, तो ये पॉइंट सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे आता है। तो ये टोटल √2a होता है। तो ये उसका आधा पार्ट बोले तो a डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि √2 टाइम्स a का हाफ किया तो a डिवाइडेड बाय √2 होता है। तो सभी वर्टिसेस इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये डिवाइडेड बाय √2 है, इसी तरह ये भी डिस्टेंस उतना ही होता है। तो आप निकाल सकते हैं ये कितना लंबा है, इससे ये पॉइंट इससे a बाय √2 डिस्टेंस लंबा है। ये सभी डिस्टेंस इक्वल है। तो इन्होंने बनाया हुआ पोटेंशियल बोले तो V1 इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है a √2। तो इसी तरह Q1 ने बनाए हुए पोटेंशियल को हम V1 से मान रहे हैं। तो V1 इक्वल टू K Q1 अपॉन डिस्टेंस है a डिवाइडेड बाय √2। तो ऊपर जाएगा और बनेगा √2 K Q1 अपॉन a। जिस तरह Q1 ने फील्ड पोटेंशियल बनवाया सेंटर पे, उसी तरह अनदर चार्जेस भी बनाते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू अनदर चार्जेस Q2 इज गिवन बाय K Q2 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय √2, है ना। तो ये भी बनता है √2 K Q2 डिवाइडेड बाय a। तो Q3 ने बनाया हुआ पोटेंशियल को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अब √2 K Q3 डिवाइडेड बाय a। तो सिमिलरली लास्ट V4 बनाया है √2 K Q4 डिवाइडेड बाय a। तो अब इन सब का एडिशन करना है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होते हैं। और ये सब के एडिशन करते वक्त कॉमन टर्म कौन सी है, √2 K बाय a को कॉमन निकाला। तो √2 K टाइम्स डिवाइडेड बाय a को कॉमन निकाला, तो अंदर बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इसी तरह बच्चों चार चार्जेस से बनी हुई आइसोलेटेड सिस्टम ने उनके सेंटर पे, यहाँ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बोले तो ये चार्ज वाली सिस्टम ही है ना। तो चार चार्जेस से बनी हुई आइसोलेटेड चार्जेस से बनी हुई ये सिस्टम है। तो उस सिस्टम के सेंटर पे पोटेंशियल कितना बनता है ये भी हमने सीखा है। 2 चार्ज वाला हो गया, 3 चार्ज वाला हो गया, 4 चार्ज वाला हो गया। अब सवाल है कि 5 पेंटागन के वर्टिसेस पे अगर 4 चार्जेस रखे तो उसी तरह हेक्सागन के ऊपर भी 6 चार्जेस रखे, तो सबका डिस्टेंस अगर पता है तो हम KQ बाय R डिस्टेंस से हम सभी का पोटेंशियल निकालते, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्टली उसको ऐड करते हैं। बच्चों ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज्ड सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स, कुछ डिस्कशन पॉइंट है, डिस्कस करने लायक पॉइंट है। अगर सिस्टम 2 चार्ज वाली है, 3 चार्ज वाली है, 4 चार्ज वाली है, 5 चार्ज वाली है, 6 चार्ज वाली है, कितने भी चार्ज वाली सिस्टम क्यों ना हो, अगर जिस जगह का पोटेंशियल चाहिए उसका अगर डिस्टेंस आपको दिया हो तो हम क्विकली उसको निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ड्यू टू चार्ज आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम पढ़ी ना, उसी तरह अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का निकालेंगे। तो अब अगली हेडिंग होगी डायपोल कौन होता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है। कैसे चार्ज का, तो इफ टू अनलाइक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दोनों अनलाइक चार्जेस है और उन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड रहा और दोनों एक दूसरे से क्लोज रहे,
तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ने बनाए हुए फील्ड में पोटेंशियल कैसे होता है, ये अब नेक्स्ट हेडिंग है। तो चलो बच्चों, एक हेडिंग पूरा हो गया, उसके ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आपको कोई सेगमेंट के ऊपर के चार्ज दिए जाते हैं, 2 चार्ज वाला सिस्टम बना जाता है, 3 चार्ज वाला सिस्टम बताया जाता है, 4 चार्ज, 5, 6 और कोई भी चार्जेस दिए, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने के लिए आप सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालकर उनकी एडिशन करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा हो गया है वो पॉइंट। अब हम पोटेंशियल की हेडिंग में हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आज की हेडिंग, नई हेडिंग, सेकेंड हेडिंग है आज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब चलिए बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इंफॉर्मेशन, इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन कुछ बताता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 पोल होते हैं, उन पोल का पोल स्ट्रेंथ बनता है -q और दूसरे पोल का पोल स्ट्रेंथ बनता है +q, और दोनों को ज्वाइंट किए हुए लेंथ को हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। उस डाइपोल लेंथ 2l से डिनोट किया जाता है, और मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल को हम बोलते हैं डाइपोल सेंटर। इधर की लेंथ l होती है, इधर की लेंथ l होती है, क्योंकि ये 2l डाइपोल लेंथ होता है। हो गया। अब दूसरी बात, ये रहा इस डाइपोल का एक्सिस रहा है ना, डाइपोल के पैरामीटर्स है। डाइपोल को एक्सिस होता है, डाइपोल को इक्वेटर होता है, डाइपोल को मेरिडियन होता है, तो ये सब कंसेप्ट है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल ने बनाए हुए फील्ड के बारे में जानकारी लेना है। तो चलिए, डाइपोल मैंने कंसीडर कर दिया। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 poles having pole strength -q and +q and dipole length 2l। अब बताइए उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा P = Q × 2l होता है। ये रहा, जिस डाइपोल के बारे में जानकारी ले रहे हैं ना, जिनका फील्ड हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ये वाला है। तो हमेशा डाइपोल लेंथ की, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है आपको पता है? पॉइंट चार्ज Q, बाहर वाले पॉइंट पे पॉइंट चार्ज Q से दूर जाते हैं और -q के तरफ आते हैं, मगर अंदर -q से q के तरफ जाते हैं। ये p की दिशा है। तो दोनों के बीच में -q से +q, बाहर +q से -q के तरफ जाते हैं। तो अब चलिए बच्चों, अब सवाल इस बात का है कि हमें पोटेंशियल तो बनाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ने बनाए हुए फील्ड का पोटेंशियल तो निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा पॉइंट कहां लेना है वो पहले तय करेंगे। अगर हमने पॉइंट जिनका फील्ड पोटेंशियल निकालना है उसको अगर हमने एक्सिस पे लिया तो कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, और अगर हमने इक्वेटर पे लिया तो कैसा इक्वेशन बनेगा, और लेटर ऑन हम जनरलाइज फार्मूला निकालेंगे। कोई भी पॉइंट पे अगर हमने पॉइंट चुना तो उस जगह का पोटेंशियल को भी हम निकाल सकते हैं। तो एक एक प्रॉब्लम हम डील करेंगे। तो पहला सवाल यह है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस एट r डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल सेंटर। डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे कहां है पॉइंट? r डिस्टेंस दूर है, कहां से है? डाइपोल सेंटर से है। कहां पे है? एक्सिस के ऊपर है। तो एक्सिस के ऊपर अगर डाइपोल के एक्सिस के ऊपर अगर P पॉइंट लिया, कितना दूर लिया? इससे r डिस्टेंस दूर लिया, तो यहाँ का पोटेंशियल हम निकाल दें। पोटेंशियल को कोई दिशा नहीं होती, मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। तो अब चलिए बच्चों, यहाँ कौन कौन फील्ड पोटेंशियल बनाता है? ये वाला पोल भी बनाएगा, ये वाला पोल भी बनाएगा, +q चार्ज वाला पोल भी बनाएगा। तो अब इन्होंने बनाए हुए पोटेंशियल को निकालने से पहले हमें पता करना है कि वह पॉइंट इस पोल से कितना दूर है। तो हम बोल सकते हैं r - l डिस्टेंस दूर है।
और इसका फील्ड पोटेंशियल यहां निकालने के लिए ये वाला पॉइंट इससे कितना दूर है तो ये भी निकाल सकते हैं, r प्लस ये डिस्टेंस दूर है। जब भी हमें डिस्टेंस के बारे में जानकारी मिल गई तो हम डायरेक्टली उसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज ने इतने डिस्टेंस में बनाया हुआ पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन हमें पता है, तो उसको बोलेंगे V प्लस बोलेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल, है ना। ये रहा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट P। इसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट द सेम पॉइंट, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय के यस माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल हुआ। ये नेगेटिव पोटेंशियल बनाता है ना। तो अब बताइए रिजल्टेंट पोटेंशियल V इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, है ना। अब चलिए के क्यू को कॉमन निकालो, अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बनेगा। ये माइनस आर प्लस आर गेट कैंसल, कितने एल बचे यहाँ पे 2l बचे। तो ये रहा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट P मान लिया है ना उसका पोटेंशियल, उस जगह का पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम। तो के क्यू को बाहर निकाला तो 2l बचा है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए बच्चों कौन है रे, ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये स्केलर है। तो के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये रहा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ एक कंडीशन डालने वाले हैं। मैंने यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दिया क्या, यहाँ कुछ कंडीशन माना है क्या, मैंने कुछ भी नहीं माना, सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया है। मगर अब हम एक कंडीशनल फार्मूला बनाने वाले हैं। इफ द गिवन डाइपोल इज शार्प डाइपोल, शार्प डाइपोल के लिए फार्मूला बना रहे हैं। अगर ये डाइपोल शार्प रहा तो हम कैसे बोल सकते हैं, किसको शार्प बोलते हैं हम, अगर r के कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में l बहुत ही छोटा है, r के कंपैरिजन में l बहुत ही छोटा है, तो हम l डिवाइडेड बाय r बहुत ही छोटा रहेगा, किससे 1 से। तो जब इसका हाइयर पावर आएगा तो क्या कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो हाइयर पावर रिलेटेड टू 0 का अगर शार्प डाइपोल रहा तो इसी तरह बच्चों अब हम एक एक्सियल पॉइंट का फार्मूला बना रहे हैं। पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ अ शार्प डाइपोल, तो कंडीशनल फार्मूला बन गया। ये रहा लॉन्ग डाइपोल का फार्मूला। तो शार्प डाइपोल का फार्मूला बन गया। शार्प डाइपोल के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है ये निकालेंगे। तो शार्प डाइपोल के एक्सिस के ऊपर का पोटेंशियल का फार्मूला यानी कि कंडीशन रख दो, बोले तो फॉर शार्प डाइपोल r is very less than, sorry, l is very less than r, l divided by r is very less than 1, तो l square by r square neglected to 0। तो चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, v एक्सिस का फार्मूला बन रहा है के पी आर स्क्वायर, अगर कॉमन निकाल दिया 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बनेगा। तो इसकी जगह हम किसको देंगे, 0 को देंगे। तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस का पॉइंट मिल गया Kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है।
डिस्टेंस का रिलेशन और पोटेंशियल का रिलेशन ऑन द एक्सियल पॉइंट बनता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ द डाइपोल से दूर जाएंगे उसके इनवर्स स्क्वायर लॉ से पोटेंशियल घटता दिखेगा। इसको हम P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट P है, डिस्टेंस R है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहा तो यहाँ K इंटू एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो मीडियम सराउंडिंग में उसके एयर पकड़ा है, वैक्यूम पकड़ा है, तब ये पोटेंशियल एक्सिस का हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ शार्प डाइपोल, बच्चों ये शार्प डाइपोल का है और ये लॉन्ग डाइपोल का है। तो लॉन्ग डाइपोल के एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा और शॉर्ट डाइपोल के एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इसके बारे में जानकारी मिल गई। अब सभी पॉइंट एक्सिस के ऊपर होते हैं ऐसा थोड़ा ही है, नहीं। तो कुछ पॉइंट हमारे इक्वेटर के ऊपर भी रहेंगे, कुछ पॉइंट हमारे नाइदर इक्वेटर नॉर एक्सिस पे रहेंगे। तो अब दूसरा रीडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द पॉइंट, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल के इक्वेटर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है इसको ढूंढेंगे, हम इसको निकालेंगे। तो इसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। चलो देखो बच्चों, ये माइनस क्यू वाला पोल है, ये प्लस क्यू पोल स्ट्रेंथ का पोल है। तो इसका ये डाइपोल सेंटर है, ये रहा डाइपोल लेंथ, ये L है, ये L है। तो ये उसका क्या रहा, इक्वेटर रहा। तो इक्वेटर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माना जाता है, होता ही हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हमने लिया तो वह हर पॉइंट इस टर्मिनल पॉइंट के से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। जितना दूर -q1 से है उतना ही दूर वह +q से होता है। इधर भी पॉइंट लिया तो भी जितना दूर -q से है उतना ही दूर वह +q से होता है। तो इक्वेटर के ऊपर का हर पॉइंट दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है। तो बताइए इस पॉइंट पे इन्होंने बनाया हुआ पोटेंशियल, देखो बच्चों अगर मैंने उसको r डिस्टेंस मान लिया, थोड़ी देर के लिए मानेंगे, तो ये r है, ये l है, तो ये कितना होगा √r² प्लस l² बना। ये भी उतना ही है ना, √r² प्लस l² बना। अब बच्चों बताओ -q ने बनाया हुआ पोटेंशियल होगा v माइनस इक्वल टू -kq डिवाइडेड बाय √r² प्लस l², है ना। उसी तरह ये +q ने बनाया हुआ पोटेंशियल v प्लस इक्वल टू +kq डिवाइडेड बाय √r² प्लस l²। देखो बच्चों दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सिर्फ उसका नेगेटिव नेचर है, इसका पॉजिटिव नेचर है। तो अब रिजल्टेंट पोटेंशियल बोले तो ये 0 हो गया। तो इसीलिए बच्चों पॉइंट कहां पे भी क्यों ना हो, मगर वह अगर इक्वेटर पे रहा, चाहे वो कितना ही दूर हो या सेंटर पे हो, तो बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे पोटेंशियल भी 0 है। तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पोटेंशियल प्लेन। इसके प्लेन के ऊपर, पूरे प्लेन के ऊपर अगर ऐसा प्लेन निकाल दिया ना, तो इस प्लेन के हर प्लेन की हर पॉइंट की जगह पे पोटेंशियल 0 होता है। इसी तरह बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर वाले पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 बनता है। क्यों ऐसा होता है, उस प्लेन के ऊपर का हर पॉइंट दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से पोटेंशियल 0 होता है। तो एक समस्या क्लियर हो गई। इक्वेटर के कोई भी पॉइंट पे v इक्वेटर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके बारे में डाइपोल के, चाहे वो डाइपोल लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। तो शॉर्ट डाइपोल और लॉन्ग डाइपोल का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस का पोटेंशियल निकाला,
इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकाला। अब सवाल है जनरल पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के छोड़ देंगे, बाद में उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आज लास्ट हेडिंग है आज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनटू द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर यह पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के फील्ड में ले रहे तो ये जनरल पॉइंट है। तो बताइए, मैंने एक पॉइंट लिया, -q पोल स्ट्रेंथ वाला पोल है, दूसरा पॉइंट लिया, ये +q पोल स्ट्रेंथ वाला पोल है, दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस दूर है। ये रहा उसका सेंटर रहा, और ये l डिस्टेंस है, ये l डिस्टेंस है। ओके, चलिए अब हम पॉइंट कहां लेंगे? नाइदर ऑन एक्सिस नॉर ऑन इक्वेटर, इन बिटवीन कहीं पे भी ले सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां लिया मैंने पॉइंट। लेट अस कंसीडर द पॉइंट P एट r1 डिस्टेंस फ्रॉम q -q and r2 distance from +q, and it is that point is on the line which makes an angle theta with dipole मोमेंट। डायपोल मोमेंट P के साथ थीटा एंगल बनाए हुए लाइन के ऊपर r डिस्टेंस दूरी पे कौन है? P पॉइंट है, जहां का हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए बच्चों, हम एक एक काम पूरा करेंगे। अब बताओ, यहां एक कंसेप्ट यूज करना है। R1 और R के बीच में रिलेशन क्या है? R2 एंड R के बीच में रिलेशन क्या है? ये रिलेशन पाने के लिए हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। बाय द कोसाइन रूल ऐसा बोला जाता है। तो R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस है ना, R1 माइनस R2 का डिफरेंस होता है 2l cos थीटा। ओके, तो ये फार्मूला कैसे आता है उसको हम निकालेंगे। तो चलिए कैसे आता है देखेंगे। तो R1 R के साथ रिलेशन, मुझे R1 माइनस R2 चाहिए। तो कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो बच्चों, अगर मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, नहीं तो यहां हम क्या कर सकते हैं? ये अगर एंगल थीटा है तो इसको एक्सटेंड करो, यहां तक एक्सटेंड कर दिया तो ये परपेंडिकुलर है। तो अब R1 R से कितना बड़ा है? R1 ग्रेटर है R से, तो कितना बड़ा है? इतने वैल्यू से, कम से कम इतने वैल्यू से बड़ा है। तो चलिए बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, तो cos ऑफ दिस थीटा इक्वल टू, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं x, तो x अपॉन क्या हो रहा है? l, तो x अपॉन l cos थीटा हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या है? l cos थीटा। तो R1 बन रहा है R प्लस l cos थीटा बन गया। ये रहा R1 इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि यहां तक R है, सामने x है, तो x की जगह l cos थीटा लिया। जिस तरह मैंने यहाँ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन निकालकर उसको कंपेयर कर रहा हूं, उसी तरह यहाँ पे भी अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन निकालने वाले हैं। यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब R2 R से कम है, तो R बड़ा है, R2 से कितना ज्यादा बड़ा है? इसको भी मैं x डैश मानूंगा। तो कितने डिस्टेंस दूर है? तो R इक्वल टू R2 प्लस x डैश है। तो x डैश कैसे निकालेंगे? ये भी एंगल थीटा है ना, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू x डैश डिवाइडेड बाय l। तो x डैश बनेगा l cos थीटा, तो R बन रहा है R2 प्लस l cos थीटा। ओके, अब R2 निकालना है आपको, तो R2 बन गया R2 इक्वल टू R माइनस l cos थीटा। एक बार ये दोनों की वैल्यू निकाल दिया। अब R1 माइनस R2 निकालिए। R1 में से R2 गया तो बोलिए, देखिए कैसा आता है। आगे जाएंगे, पहले R1 R2 कंफर्म कर दिया। चलो अब हमारा अगला कार्य प्रोग्राम ऐसा है,
इन्होंने बनाया हुआ पोटेंशियल कितना है, तो V प्लस बोलेंगे। प्लस क्यू चार्ज ने P पॉइंट पे बनाया हुआ पोटेंशियल V प्लस मान रहे हैं, तो उसको के क्यू बाय डिस्टेंस है। के कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय R2 है। और उसी तरह माइनस क्यू ने यहां बनाया हुआ पोटेंशियल को हम V माइनस बोलेंगे। तो V माइनस कितना आ रहा है, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R1 आ रहा है। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल V इक्वल टू इन दोनों का क्या करेंगे, हम एडिशन कर रहे हैं, तो बनता है क्या, सब्ट्रैक्शन होता है। तो के क्यू बाहर निकाल दिया और 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 बन रहा है। तो चलिए बच्चों, V का फॉर्मूला आया के क्यू इन ब्रैकेट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। इसीलिए हम R1 माइनस R2 निकालने वाले थे। तो क्यों निकालना, तो ये पहले हम उसका जरूरत क्या है वो बता रहे हैं। तो R1 माइनस R2 निकालेंगे यहां से। अगर R1 में से R2 गया तो क्या बचेगा, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसके साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो बताइए, R1 माइनस R2 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, 2L cos थीटा आ गया क्या, नहीं, तो लिखो वहां पे। तो क्या आएगा, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला बन गया कि Q इंटू 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। तो बच्चों Q इंटू 2L कौन है, पहचाने उसको, तो डाइपोल मोमेंट है। तो पोटेंशियल ऑन the line which makes an angle theta at distance r is given by kt cos theta divided by r1 into r2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p cos theta divided by 4 pi epsilon naught into r1 into r2। तो ये रहा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जनरलाइज्ड फॉर्मूला। जनरल पॉइंट है तो कहां लिया हमने, थीटा एंगल बनाए हुए लाइन पे लिया, कितना दूर लिया, r डिस्टेंस दूर लिया, मगर यहाँ r डिस्टेंस वाला कोई मेंशन नहीं किया ना। तो अब इसीलिए हम क्या करेंगे, ये लॉन्ग डाइपोल है इसलिए ये लेंथ थोड़ी सी अलग आएगी। अब हम कंडीशनल फार्मूला बनाएंगे। कंडीशनल किसके लिए बना रहे हैं, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए हम फार्मूला बना रहे हैं। अगर ये शॉर्ट डाइपोल रहा, L बहुत ही छोटा रहा R से, तो L को अगर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, L को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहां आ गया, ये भी पॉइंट कहां आ गया, यहां। तो दोनों डिस्टेंस किसके बराबर हो गए, जब हम उसको नेग्लिजिबल कर रहे हैं, वेरी शार्प बता रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बहुत क्लोज है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों भी किसके बराबर आ गए, r के बराबर आ गए। तो इसीलिए r1 इज नियरली इक्वल टू r2 एंड बोथ आर इक्वल टू r बन रहे। तो देखो फार्मूला क्या होगा, v इक्वल टू p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर बन रहा है। तो इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर पूछा तो ये फार्मूला बन सकता है। अब देखो बच्चों, ये बनाया हुआ जनरल फार्मूला याद रखो, पिछले दो फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जनरल फार्मूला अगर याद रखा तो पिछले भूल गए तो भी चलेगा। कैसे, देखो अगर हमारा ये पॉइंट कंडीशनल बना रहे, फिर इसका कंडीशनल डाल रहे हैं, अगर हमारा ये पी पॉइंट शॉर्ट डाइपोल के एक्सिस के ऊपर आ गया तो थीटा कितना बना, 0, cos 0 कितना आया, 1। तो आ गया क्या नहीं, देखो फार्मूला v एक्सिस का फार्मूला आया क्या नहीं, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। k के फॉर्म में बताना है तो kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आएगा। तो यह एक्सिस वाला फार्मूला टैली हो गया। जिस तरह हमने एक्सिस के लिए फार्मूले को टैली कर दिया, उसी तरह हम इक्वेटर के फार्मूले को भी टैली कर सकते हैं। अगर ये वाला पॉइंट अगर इक्वेटर पे लिया तो बताइए थीटा कितना हुआ, 90।
cos 90 जीरो, तो पोटेंशियल कितना हुआ? जीरो। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर ऑफ शॉर्ट डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट डायपोल का फार्मूला, जनरल फार्मूला ये है, और लॉन्ग डायपोल का जनरल फार्मूला ये है। अगर लॉन्ग डायपोल पूछा तो R1 R2 निकाल के यहां रखना है, शॉर्ट डायपोल दिया तो R1 R2 की जरूरत नहीं है, सीधा उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर को यूज करना है। इसी तरह बच्चों यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी ले रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम का कंसेप्ट पूरा हुआ आज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का भी कंसेप्ट पूरा हुआ। इसीलिए आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड चार्जेस खत्म कर दिया और डायपोल का पोटेंशियल भी खत्म कर दिया। अब आगे जाके हम क्या करने वाले हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहाँ रुकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के ऊपर क्लिक करना मत भूलिए। तो थैंक यू और प्रदीप सर का नमस्कार।